In Kutch, Gujarat, Adani Green, we are developing world's largest, 550,000 acres. right here in India and visible even from space. दोस्तों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच एक जबरदस्त रेस शुरू हो चुकी है। गुजरात के रेगिस्तान में कुछ दिलचस्प हो रहा है। Adani Green is building world's largest renewable energy park right here in India. इस रेस की शुरुआत अडानी ग्रुप ने की थी, लेकिन अब अंबानी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। We are developing one of the world's largest solar projects. अंबानी ग्रुप की जो 5.5 लाख एकड़ की जमीन की एक्विजिशन है, माना जा रहा है कि वो सिंगापुर से करीब 5 गुना बड़ी वो जगह है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस से हमेशा दूर रहे थे। एक तरफ अडानी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेक्टर में बढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ अंबानी टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल्स और रिटेल में बिजी थे। लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी के मैदान में दोनों का सीधा टकराव शुरू हो चुका है और इसकी कहानी शुरू होती है गुजरात के कच्छ से। तो स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में। पूरी तरह नमक की चादर से ढका ये डेजर्ट प्लेनेट अर्थ के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक है। साथियों, हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। ये दोनों बिजनेस टाइकून मिलकर कच्छ में लगभग 10 लाख एकड़ की जमीन को डेवलप करने जा रहे हैं। 10 लाख एकड़ की जमीन यानी कि सिंगापुर से भी 5 गुना बड़ा लैंड पर्सनल डेवलप होने जा रहा है। इसमें मुकेश अंबानी ने 5.5 लाख एकड़ और अडानी ने 4.6 लाख एकड़ डेवलप करने का प्रोजेक्ट उठाया है। लेकिन अब सवाल ये है कि कच्छ ही क्यों? अगर कच्छ जैसे एक सोल्ट डेजर्ट में ऐसा क्या छुपा है कि भारत के दो सबसे बड़े बिलियनर्स इस बंजर जमीन में इंटरेस्टेड हैं? 10 लाख एकड़ में आखिर ऐसा क्या होने वाला है और कच्छ के इस डेवलपमेंट से भारत को क्या फायदा होगा, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों कच्छ में 3 चीजें हैं जो उसको आज की डेट में एक गोल्डन वाइन बनाती है। पहला एडवांटेज है टोरिड जोन का। दोस्तों टोरिड जोन जो है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया में माना जाता है। यह वही हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा सनलाइट जो है ना वो रिसीव होती है। यही रीजन है हैवी रेनफॉल, डेंस फॉरेस्ट और मानसून क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। और इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे देश इसी टोरिड जोन में पड़ते हैं और कच्छ भी इंडिया के सबसे सनी रीजन में से एक है। तो इस जोन में अगर आप सोलर पैनल सेटअप करते हो ना, तो आप टेम्परेट जोन के कंपेरिजन में टोरिड जोन से ज्यादा आपको 50 से 60% ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इनफैक्ट कच्छ में इतनी पावरफुल सनलाइट है कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर आप सोलर पैनल सेटअप करते हो तो आप 150 मेगावाट पावर जनरेट कर सकते हो। इसका दूसरा एडवांटेज है विंड स्पीड। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इसमें विंड एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए विंड स्पीड को रेट किया गया है। इसमें कहा जाता है कि अगर विंड की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो तो अच्छा है, 7 मीटर पर सेकेंड हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर 8 मीटर पर सेकेंड हो तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में एक्सीलेंट माना जाता है। और कच्छ की विंड स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है, जिसकी वजह से कच्छ में विंड एनर्जी का बहुत ही बड़ा स्कोप है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दिन में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है ना, तब विंड स्पीड कम होती है, और अगर रात में जब सोलर एनर्जी 0 होती है तब कच्छ में विंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी प्लांट लगा दो ना, तो आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा। और कच्छ का तीसरा एडवांटेज है लैंड अवेलेबिलिटी। दोस्तों आज भारत में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स है ना, उसमें डिले का एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है लैंड एक्विजिशन। क्योंकि सरकार को अगर कहीं भी हाईवे, एयरपोर्ट या कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाना हो ना, तो उसका पहला काम होता है वहाँ की जमीन को एक्वायर करना। और यह काम इंडिया में सबसे स्लो और कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कभी भी लैंड देने से लोग मना कर देते हैं। कई लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, तो कई बार कोर्ट केस हो जाता है, तो कई बार कई लैंड के ओनरशिप का पता नहीं चलता है, तो इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से बुलेट ट्रेन और भारतमाला जैसे मेगा प्रोजेक्ट का कम्प्लीशन 2022 से 5 से 10 साल के डिले पर चल रहा है। और इंडिया में एक प्रॉब्लम यह भी है कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर पे 492 लोग रहते हैं। तो जब सरकार यहाँ पर लैंड एक्विजिशन के लिए आती है तो उन्हें 492 लोगों को कंपनसेट करना पड़ता है। लेकिन कच्छ में यह प्रॉब्लम बहुत ही कम है, क्योंकि पहले तो कच्छ में एक स्क्वायर किलोमीटर में 50 लोग से भी कम लोग रहते हैं, और फिर कच्छ का ज्यादातर हिस्सा डेजर्ट और सोल्ट फेस है, तो वहाँ पे खेती भी बहुत ही लिमिटेड एरिया में होती है। सो इट हैज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मैसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसीलिए दोस्तों अंबानी और अडानी इंडिया के दो सबसे पावरफुल बिजनेसमैन इस डेजर्ट को एनर्जी सेंटर बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि सोलर एनर्जी तो कई सालों से यूज हो रही है, तो अचानक से आज अंबानी और अडानी सोलर एनर्जी को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? Over the next 5 years,
the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat. We are on track to fully commit and invest up to rupees 75,000 crores to establish this Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Manufacturing Complex. तो देखो दोस्तों, इसके पीछे भी मेजर 3 रीजन है। पहला तो पिछले 10 सालों में सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है ना, वो इतनी तेजी से नीचे गिरा है कि आप हैरान रह जाओगे। लुक एट दिस ग्राफ। जैसे जैसे दुनिया भर में सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी प्राइसेस कम होती जा रही है। 2009 में 1 मेगावाट पावर को प्रोड्यूस करने में $500 लग जाते थे, लेकिन आज 2024 में यह कॉस्ट $60 से भी कम हो चुकी है। सेकेंडली, अगर भारत ने सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट नहीं किया तो भारत एक बहुत ही बड़े मुश्किल में पड़ सकता है, और इस मुसीबत का नाम है कार्बन टैक्स। अब ये कार्बन टैक्स का मतलब क्या है? तो देखो, आज यूरोप के बड़े बड़े देश ऐसे रूल्स पास कर रहे हैं जिनके हिसाब से जो कंट्रीज ज्यादा पोल्यूशन करती है, वो कंट्रीज उनके गुड्स पर एक्स्ट्रा टैक्स देने पर मजबूर हो जाएंगे। इसको बोला जाता है CBAM, मींस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कार्बन टैक्स। फॉर एग्जांपल, आज इंडियन स्टील पूरी दुनिया में इसलिए बिकता है क्योंकि एक तो हमारा लेबर कॉस्ट कम है, और दूसरा हम कोल यूज करते हैं स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन कोल से बहुत ही ज्यादा CO2 एमिशन होता है। अब यूरोप क्या करेगा? अब यूरोप बोलेगा कि भाई, इंडिया ने ना कोल यूज करके 1 टन स्टील बनाया है, जिसकी वजह से 2.2 टन यानी कि 2200 किलो CO2 एमिट हुआ है। तो यूरोप बोलेगा तुम्हें एवरी टन ऑफ कार्बन के लिए 6000 से 10,000 एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या? अगर इंडियन स्टील 50,000 पर टन पर बिकता था और यूरोपियन स्टील 55,000 पर टन पर बिकता था, तो इसमें 6,000 पर टन कार्बन टैक्स लगाने के बाद इंडियन स्टील 63,200 पर बिकने लगेगा और यूरोपियन स्टील सिर्फ 55,000 पर टन पर बिकेगा। अब आप मुझे बताना, यूरोपियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज कौन सी कंपनी से स्टील खरीदेगी? ऑब्वियसली यूरोपियन कंपनी से खरीदेगी, राइट, बिकॉज इट्स चीपर। और इसी तरह से दोस्तों, कार्बन टैक्स हमारे एक्सपोर्ट्स मार्केट को बर्बाद कर सकता है। तो देखा जाए ना, तो आज इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स में आते हैं स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, केमिकल और फर्टिलाइजर्स, और हर चीज के प्रोडक्शन में हम लाखों टन कार्बन एमिट करते हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इतने सारे पॉलिसीज निकाले हैं कि 2070 तक हमारा ये टारगेट है कि जितने कार्बन टन हम एमिट करेंगे उतना ही कार्बन हम एब्जॉर्ब भी करेंगे। और इसीलिए भारत को सोलर प्लस विंड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिससे पोल्यूशन कम होगा और हमारे ऊपर कार्बन टैक्स भी नहीं लगेगा। इवेंचुअली इंडिया प्रोडक्ट्स यूरोप और यूएस में चीप और कॉम्पिटेटिव प्राइसेस में मिलेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्ट करना भारत के लिए सिर्फ एक एनवायरनमेंट नहीं बल्कि एक इकोनॉमिकल चैलेंज भी बन चुका है। एंड लास्टली दोस्तों, भारत में एक नया ट्रांजिशन आ रहा है जहां हम सेंट्रलाइज पावर से डिसेंट्रलाइज पावर में ट्रांजिशन हो रहे हैं। तब हो क्या रहा है? देखिए, थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी जनरेशन होती है, फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स के माध्यम से एनर्जी को पावर प्लांट से आपके शहर तक पहुंचाया जाता है, और फिर यहाँ से अडानी पावर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आपके घर तक एनर्जी पहुंचाती है, जिसके बाद आप एसी चलाकर पावर को कंज्यूम करते हो, और इसे ही कहते हैं ग्रिड। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। जैसे 1947 से लेकर 2023 तक भारत का हर एक इंसान 80 गुना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। आज इंडिया का पर कैपिटल एनर्जी कंजप्शन है 1400 किलोवाट आवर, लेकिन चाइना का कंजप्शन है 7100 किलोवाट आवर, और अमेरिका का पर कैपिटल कंजप्शन है 12,700 किलोवाट आवर। तो देखा जाए तो जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बहुत ही तेजी से बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे भारत डेवलप होगा, एक्सपर्ट का यह मानना है कि हमारा ग्रिड सिस्टम 70 से 20% एनर्जी सिर्फ ट्रांजिशन में ही वेस्ट कर देगा। और जरा सोच के देखो, इसमें कितना ज्यादा झंझट है। एक छोटे से गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए का ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पड़ते हैं, और इसको 5 से 7 साल लग जाते हैं। बट ऑल थैंक्स टू सोलर, अब हर घर बिना किसी पावर प्लांट के, बिना किसी ट्रांसमिशन लाइन के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सोलर पैनल लगाकर खुद एनर्जी प्रोड्यूस करके कंज्यूम कर सकते हो। इनफैक्ट मोदी जी का विजन यह भी है कि आने वाले कुछ सालों में हर घर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करेगा और सोलर एनर्जी ग्रिड को सप्लाई भी करेगा। यही पीएम सूर्य घर योजना का विजन है, और अंबानी और अडानी इस ग्रिड में इस कोल पावर प्लांट को रिप्लेस करके सोलर एनर्जी पावर प्लांट बिठाना चाहते हैं। तब यहाँ पर सवाल ये है कि अडानी और अंबानी की बिजनेस स्ट्रेटेजी है क्या, और इन दोनों में से आगे कौन है? दोस्तों, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर प्लांट्स, विंड टरबाइन और बैटरीज। मिड स्ट्रीम में होती है कि इवेंचुअली पावर जनरेशन, और डाउन स्ट्रीम में इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। अब रिलायंस का फोकस पूरा अप स्ट्रीम को कंट्रोल करने पर है, और इसीलिए रिलायंस जामनगर में 5000 एकड़ का एक गीगा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पर सोलर पैनल्स, बैटरीज और फ्यूल से सब कुछ मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और अडानी क्या कर रहा है? वो अप स्ट्रीम पे कम और मिड
स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आज अडानी के पास 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जिसको वो 45 से 50 गीगावाट पर आप पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अडानी के पास है ट्रांजिशन एम्पायर का, जहां अडानी के पास 26,000 किलोमीटर से ज्यादा प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि आज हर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। इसी तरह अंबानी अप स्ट्रीम और अडानी मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर फोकस करके अपना सोलर एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दोस्तों अडानी और अंबानी के सोलर रेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोलर रिन्यूएबल एनर्जी की कहानी। एंड होपफुली इंडिया विल गो टू ऑन बिकम अ सोलर सुपर पावर।